नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे उपचुनाव में किसका चलेगा दाव। जी हां, उत्तर प्रदेश उपचुनाव का शनिवार को फाइनल है। अब जानते हैं 9 सीटों पर काउंटिंग होगी। सुबह 9 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा। दोपहर 12 बजे तक तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि योगी का बटेगा तो कटेगा नारा चला या अखिलेश का जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हिंदुत्व भारी पड़ा या पीडीए, ये रिजल्ट विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति तय करेगा। यानी भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए नई लाइन तैयार करेगा। परिणामों का असर इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी पड़ेगा। फिलहाल काउंटिंग के एक दिन पहले अखिलेश यादव से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक बयानों का दौर चला। अखिलेश ने कहा, भाजपा 9 में से 9 सीटें हार रही है। लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के जरिए दबाव बनाया जाएगा तो जनता का क्या होगा। अखिलेश ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वैसा होता नहीं। भाजपा हटे, ये ही सब चाहते हैं, ये अखिलेश कह रहे हैं। अखिलेश के इस बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश चुनाव हारने यानी कल नतीजे आने के बाद की पटकथा आज ही तैयार कर रहे हैं। उपचुनाव में भाजपा गठबंधन अगर सभी 9 सीटों पर जीता तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बिलबिला रहे हैं। मौर्य यहां नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन भारी अंतर से चुनाव जीत रहा है। उपचुनाव के परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की क्या रणनीति होगी, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं से जुड़ी हुई आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। भाजपा लगातार लोकतंत्र को लूटने की कोशिश करती आ रही है। जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी लोगों को वोट डालने से उनके अधिकार छीन रही है, संविधान कमजोर कर रही है। और पिछले उपचुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह लोगों को वोट डालने से मना किया गया, पिस्टल दिखाकर डराया गया। पुलिस भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही थी। सीधे तौर पे सरकार की तानाशाही और गुंडागर्दी थी। उसके बावजूद जनता ने बढ़ चढ़कर इंडिया गठबंधन को वोटिंग की है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि निष्पक्ष मतगणना हो। परिणाम हमारे पक्ष में 9 की 9 सीटों पर भाजपा हारेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। जो शर्मनाक स्थिति इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में न भूतो न भविष्य पहले देखने को मिली। आपको देखिए कई सैकड़ों वीडियोज आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस लगातार वोटर्स को धमका रही थी। सरकारें या चुनाव आयोग लगातार प्रयास करता है कि अधिक से अधिक अपने मतों को निकाल करके मतदान कराया जाए, लेकिन ये पहली बार हुआ इतिहास में कि मत रोके गए और मशीनरी द्वारा रोके गए। वैसे समाजवादी पार्टी नैतिक रूप से जीत चुकी है और जब रिजल्ट आएंगे तो हमें उम्मीद है कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं के लिए हुए उपचुनाव का कल चुनाव परिणाम आने वाला है। वहां की संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की जनता जनार्दन कल इसका फैसला देगी। मैं ये बात अवश्य कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता सुशासन के लिए, विकास के लिए, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में खड़ी होगी। और जिस तरह से आदरणीय योगी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में जनता जनार्दन की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रही है, जो चुनाव परिणाम होंगे वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के पक्ष में होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। और किसका चलेगा ये तो कल जब ईवीएम की पेटियां खुलेंगी, काउंटिंग होगी, मतगणना होगी और नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ही दावों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अखिलेश ने कहा 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है अखिलेश की हार से पहले की बौखलाहट है या उससे पहले की वो पिक्चर तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी तो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव की जीत की बात कर रही है। और आप देखना होगा कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं उससे इन राजनेताओं की आगे की रणनीति और पार्टियों का भी आगे क्या स्टैंड होगा ये भी तय होगा। आइए मिलियन मेहमानों से आगे हम जिनके साथ चर्चा करने वाले हैं उन्हीं से समझने की कोशिश होगी कि जो दावे किए जा रहे हैं उनको कितना बल दिया जाए। बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ। राजेंद्र सागर हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, स्वागत सर। और रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। आलोक जी, दावे बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कल परसों तक हम देख रहे थे कि चुनाव कुछ सीटों पर रद्द करने की मांग भी हो रही थी, पर आज तक आते आते 9 की 9 सीटें जीतने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। कल तक आप री इलेक्शन कराना चाह रहे थे, आज आते आते आपके दावे 9 सीटों पर होने लगे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस अगर वोटिंग कराएगी तो आम जनता का क्या होगा।
बयानबाजियां तो हैं ही, लेकिन इसके बाद क्या जो दावे किए जा रहे हैं, आप रिजल्ट आया अगर इधर या उधर तो दोनों ही पक्ष में आप क्या देख रहे हैं? जी पारुल जी, देखिए राजनीतिक है और जिस तरह से मतदान के दौरान तमाम पोलिंग बूथों पर चीजें दिखी, वीडियो निकल के आए, फुटेज दिखे, तो उसके बाद से जो कुछ चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे थे कि पुनः मतदान होना चाहिए, लेकिन आज के बाद जब स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई है कि मतदान तो नहीं होगा, यानी कि कल मतगणना होगी, तो उसके बाद से उनका कहना है और ये लक्ष्य तो पहले से ही वो कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी 9 सीटों पर जीत के लिए दावे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी दावे करती आ रही है कि पूरी सीटें हम जीतेंगे, लेकिन अभी स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। ये कह लीजिए कि जरूर मतदान हो जाने के बाद जो स्थितियां थी, जो प्रचार में लोगों का रुझान था, जो जनता निकल के आई, जिस तरह से चीजें निकल के आई, उसके बाद से इतना आसान नहीं है यूपी के उपचुनाव में किसी को कह देना कि हम 9 की सीटें जीत रहे हैं। बहुत टफ पोजीशन है सभी सीटों की। अगर हम बात कर लें तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी कह पाना कि हम 9 सीटें जीत रहे हैं। जरूर 5-4 का रेशियो रहेगा, ये मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं कि इतना आसान नहीं है 9 सीटों पे किसी भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात कर लें, चाहे इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, किसी के लिए भी 9 सीटें जीतना संभव नहीं दिख रहा है। जो जिस तरह से मतदाताओं का एक रुझान था, कहीं ना कहीं पीडीए, अगर समाजवादी पार्टी को कुछ 5 या 4 सीटें मिलती हैं तो लगेगा कि पीडीए कहीं ना कहीं जो उनका नारा था वो सफल हुआ, और अगर 5 या 4 में से कोई भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन को सीटें मिलती हैं या उससे एक आध आगे बढ़ती है तो मुझे लगेगा कि हिंदुत्व का नारा फिर से भारतीय जनता पार्टी का कारगर हुआ। आजाद ओवैसी या मायावती, इनमें से कोई वोट काटने का काम कर सकता है क्या 9 सीटों पर? क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं दिखी शॉर्ट में। आलोक जी, देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहली बार मैदान में उतरी थी, तो मुझे लगता है कि जो इंडिया पिछले लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन का या पीडीए का जो वोट बैंक SC ST OBC वाला था, जो इंडिया गठबंधन के पास आया था, उसमें से कुछ परसेंट वोट हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जाए, चूंकि वो उनका वोट बैंक रहा है पहले। लेकिन आजाद समाज पार्टी बहुत ज्यादा सिर्फ अपनी उपस्थिति ही दर्ज कर पाएगी, जो ऐसा लगा। लेकिन हाँ, बसपा जरूर कुछ ना कुछ खेल बिगाड़ने की स्थिति में नजर आएगी इस बार। मैं लौटूंगी सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपको लिए चलते हूँ। हमारे साथ था बालकृष्ण पांडे जी जुड़े हुए। पांडे जी, सभी 9 सीटों का दावा कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं 9 सीटें जीतेंगे, आप भी कह रहे हैं 9 सीटें जीतेंगे, लेकिन आलोक जी भी कह रहे हैं आसान नहीं है 9 की 9 सीटें जीतना, पलड़ा इधर या उधर तो हो सकता है। और इसके बाद तय होगा कि उत्तर प्रदेश में जिन नेताओं के बल पर दोनों ही दलों ने अपने अपने पार्टियों के चुनाव लड़े हैं और अब जीत का दावा किया जा रहा है, आगे उनकी भी तो पॉलिटिक्स का या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भविष्य तय होगा। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूरी मजबूती के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसने चुनाव लड़ा है। हमारे प्रत्याशियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पक्ष में, पार्टी की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जो हमारी सरकार चल रही है, जो हमारी सुशासन की सरकार है, इन सब विषयों को लेके हम आम जनमानस के बीच में गए और निश्चित रूप से एक चरित्र उजागर हुआ है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, यहाँ विपक्षी दल जो हमारी समाजवादी पार्टी है, उसका जो बुर्कावादी चरित्र है, उसका जो शरीयतवादी चरित्र है, इन चुनावों में बहुत गंभीरता के साथ जनता ने देखा है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण करते हैं, किस प्रकार से एक धर्म विशेष लोगों को साथ लेके चुनाव को जीतने का काम करते हैं। इनका पीडीए कुछ नहीं है, पीडीए इनका सिर्फ बुर्कावादी कॉन्सेप्ट है, एक पीडीए इनका शरीयतवादी एक इनकी अपनी व्यवस्था है, ये उसको लागू करने के लिए। और मैं दूसरे अर्थों में कहूँ तो समाजवादी पार्टी आज शरीयतवादी पार्टी बन गई है, बुर्कावादी पार्टी बन गई है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का और इस देश का जनमानस इनके चाल चरित्र चेहरे से बहुत ठीक से अवगत है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भरोसा किया है और भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। कल परिणाम आएगा और निश्चित रूप से प्रजातंत्र में जो भी परिणाम होगा, मुझे लगता है लोकतांत्रिक दल होने के नाते हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने अपने मेहनत में, अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखी। जो 3 सीटें, खासतौर पर मैं फूलपुर, खैर और गाजियाबाद की बात कर रही हूँ, ये आपकी सीटें रहीं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का मत प्रतिशत आया वो आपके दावों को कमजोर नहीं कर रहा? पांडे जी, निश्चित रूप से कई बार जो महानगर गाजियाबाद महानगर है और फूलपुर भी चूंकि इलाहाबाद महानगर में ही आता है,
और उसी परिषद में आता है। थोड़ा बहुत उसमें चीजें आती हैं, महानगरों में थोड़ा वोट का प्रतिशत कम होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। जिन 3 सीटों का आपने नाम बैकफुट पर आए थे लोकसभा चुनाव में, जब वोटिंग्स में मुस्लिमों को या मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात हो रही थी रविंद्र जी, लेकिन इस बार खुलकर प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी नजर आई। कहा गया 9 में से 4 सीटें मुस्लिमों को दी, और उधर जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो वहां पर सिर्फ पीडीए के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन अब सीधे तौर पर, और जब आरोप भी लगे तो उनमें बार बार मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम महिलाओं, बुर्का का जिक्र हुआ। क्या ये जो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने की आप लोगों ने कोशिश की, ये आपकी 9 सीटें जिताने के लिए आपके लिए काम कर रहे हैं? पारुल जी सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि मुस्लिम भी भारत के नागरिक हैं, और अगर मतदान में उनको अलग करके देखा जाएगा तो ऐसी बातें संविधान विरोधी हैं, और ऐसे बात करने वाले संविधान विरोधी। अब आते हैं, हुआ क्या चुनाव से पहले ही, या एक स्टेटमेंट आपका आया था उसमें कि किसी प्रकार का भी चुनाव, किसी प्रकार की भी भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र हिंदुत्व पर प्रहार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले से ही बीएलओ को हटा रही थी, या तो कर्मचारियों को, मुसलमान कर्मचारियों को, अधिकारियों को हटा रही थी। मतदान के दिन अपनी कल्याणकारी नीतियां ना बता पाने के कारण पुलिस से गुंडागर्दी करा रही थी, प्रत्याशियों पे और मतदाताओं पे फर्जी एफआईआर दर्ज करा रही थी, महिला मतदाताओं का उत्पीड़न कर रही थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हिंदुत्ववादी और शरीयतवादी, ये हमारे संविधान पे कुठाराघात है। हमारा संविधान ना तो हिंदुत्ववादी है और ना तो शरीयतवादी है। हमारा संविधान है, सारी धर्मों का सम्मान करता है। उसी प्रकार से हम भी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम संविधान का अपमान करते हुए किसी धर्म पे प्रहार नहीं करते। अब आते हैं कि 9 चुनाव में क्या होगा। इन 9 के 9 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है कि पिछले 7.5 साल में उसके पास एक भी जन कल्याणकारी नीतियां नहीं। अगर होती तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से लेके जिन राज्यों में, महाराष्ट्र में गए, हरियाणा में गए, अभी झारखंड में गए, अपनी एक भी उपलब्धि बताए होते। जो उनकी उपलब्धियां थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा कर दिया, चाहे बुलडोजर रही हो, चाहे अन्य प्रकार की उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश न मानने की नीतियां रही हो, सबको सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा कर दिया। इसलिए हम जीतने जा रहे हैं। हमारा इंडिया गठबंधन एक बड़े बहुमत से जीते। 4 सीटों पर सर चुनाव रद्द करने की मांग, फिर उस आशंका को क्यों आपने उत्पन्न किया था 2 दिन पहले, बल्कि 24 घंटे पहले? जितने जगह भी हम चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं, अगर हम जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 देखेंगे और जितने भी प्रूफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ट्विटर पे लगाए हैं, वह इस बात के सूचक हैं कि चुनाव रद्द किया जाने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग इनका मोदी सरकार का गुलाम है, वो नहीं रद्द कर रहा है। लेकिन वहां से भी निश्चित रूप से हम जीतने जा रहे हैं। तो कंफ्यूजन क्लियर कीजिए, हार रहे हैं या कम वोट से जीत रहे हैं? हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं, और ऐसा भी होगा क्योंकि क्या जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लेना शुरू किया तो जो एक गुलाम चुनाव आयोग है वो अचानक से निकल पड़ा, और जो मतदाताओं को डरा के साथ सर जीत अगर आती भी है तो एक्सेप्टेबल होगी आपको? जीत तो सभी को एक्सेप्टेबल होती है पारुल जी, किसको जीत एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है, वेरी नाइस। आ रहे हो वापस आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपका क्या कहना है? आरोप एक तरफ और जीत के दावे एक तरफ, और उसके बाद कि हमसे ज़्यादा कोई है नहीं, क्या कहेंगे? जिस तरह की राजनीति अब चल रही है ये तो है ही, और सीटों के दावे हैं ही, क्या आकलन कर रहे हैं आप? क्योंकि आप ना इधर हो रहे हैं ना उधर हो रहे हैं, तो मैंने कहा पूछ ही लूं। ये तो आपकी पारुल जी, ये लोगों की भी गलत फहमी है कि ना इधर हो रहा है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से मुस्तैदी से चुनाव लड़ा है, और सारे कांग्रेस के लोगों ने भी चुनाव लड़ाया है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। बस एक रात की बात है। और जो लोग आज चैनलों पे बैठ के हिंदू मुसलमान करते हैं, तो आज का अखबार उठा के देख लीजिए, आज सारे अखबारों में छपा हुआ है कि वाल्मीकि साधु और दलित संघ भी अखाड़े में
जो है भाग लेंगे। बताइए, कल परसों चुनाव हुआ, तब तक हिंदुत्व चलना तो इनका सब हिंदू थे, और 2 दिन बाद ही जो है अब कुंभ मेले की बात चलो, आई। इन भाषणों से वोट नहीं आएंगे। मैं तो ये पूछ रही हूँ, आम सभा में तो कांग्रेस का झंडा भी नहीं दिखा कहीं, तो फिर कांग्रेस जमीन पर कैसे चुनाव लड़ रही थी? एक कार्यकर्ता तो होता है झंडा लेकर चल रहा होता कांग्रेस का। पारुल जी, जिस चुनाव चिन्ह पे चुनाव हो रहा था, उस चुनाव चिन्ह को सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। अपनी मौजूदगी दर्ज कराई नहीं, मतलब आप लोगों ने कहीं? नहीं, बिल्कुल, हम तो साथ में थे। साथ में जो है इंडिया गठबंधन के हमारे जितने प्रत्याशी हैं, साइकिल चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े थे, और सारे के सारे जो है फाइट में हैं, और हम अधिक से अधिक सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। समझे? ये तो देखिए, वोटर ने ही कॉन्सेप्ट दे दिया कि इनका जो हिंदुत्व था वो निकला ही नहीं। समझे? ये जो नकली हिंदुत्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वैसा वही समझ के रह गया। नहीं, लेकिन अखिलेश जी तो कहते हुए नजर आए कि हमारे वोटर्स को रोका गया, हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया। फिर अभी कल तक इलेक्शन रद्द कराने की बात भी वो करते हुए नजर आए। तब तक कांग्रेस की तरफ से टिप्पणी नहीं आई थी कोई भी। देखिए, ये समाचार पत्र एक रखा हुआ है मेरे सामने ही, इस पे क्या लिखा है? मीरापुर में जो है एक दरोगा ने रिवॉल्वर लगाया। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करते हैं, उन्होंने वोट दिया, और वो वोट देने गए अपनी जान की बाजी लगा। मैं तो वही पूछ रही हूँ ना सर, कि अगर कल तक चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं, आज आरोप लगा रहे हैं, और कल जीत हो गई तो एक्सेप्ट करेंगे उसे? नहीं, जीत तो सबको प्यारी होती है। देखिए, अभी रवींद्र जी ने भी कहा था, फिर सारे तो आरोप ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। नहीं, ठंडे बस्ते में क्यों? जिस चीज पे लड़ना है वहां तो लड़ा जाएगा। ये लोकतंत्र है, संविधानिक देश है, संविधान से चलता है, तो जहां कहने की बात है कानूनी तौर पे लड़ा जाएगा। लेकिन जीत का साथ जहां जीत है, वहां जीत की एक्सेप्ट की जाएगी। समझे? लेकिन जो चीजें गलत हुई है उनके लिए आगे भी लड़ा, और अभी भी सुविधाओं के हिसाब से या फिर परिस्थितियों के हिसाब से आरोप बदलते रहते हैं, राजनीति है ना? आलोक जी क्या कहेंगे? कह रहे हैं वो कि ठीक है, आरोप तो हम एक जगह लगा रहे हैं, लेकिन जीत गए तो जीत तो हमारी ही होगी। खैर, लेकिन इसके अंदर मैं सवाल आपसे एक और पूछना चाह रही हूँ। आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ हरियाणा के बाद हम देखें तो अगर कांग्रेस की बात करें तो आगे कांग्रेस और सपा का भविष्य आप उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं? भारी हो जाएगी कांग्रेस अगर सपा कमतर आई तो, या फिर सपा बढ़ जाएगी अगर यहाँ उपचुनाव में उनकी अच्छी सीटें आ जाती हैं तो? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का आकलन आप क्या कर रहे हैं? 9 सीटों पर सीधा फेस योगी आदित्यनाथ का दिखा, हालांकि वो कह रहे हैं हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व लड़ रहा था, लेकिन सीधी पिक्चर जो दिखी वो योगी आदित्यनाथ 1 फेस 1 मैन आर्मी दिखाई दिए। तो आगे वहां पर आप क्या देख रहे हैं आलोक जी? जी, ये उपचुनाव 9 सीटों का जो उपचुनाव हो रहा है, ये 2027 का भविष्य तय करेगा। इसके जो परिणाम होंगे वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का हो। क्योंकि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में अच्छी सफलता मिलती है तो जाहिर सी बात है कि यूपी में जो पिछले काफी समय से एक सत्ता परिवर्तन को लेकर के या मुख्यमंत्री पद को लेकर के दिल्ली और लखनऊ दौड़ चल रही थी, उस पे कहीं ना कहीं विराम लगेगा, और ये माना जाएगा कि यूपी बगैर योगी आदित्यनाथ के संभव नहीं। तो ये उस पे कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी हैं उनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी, और फिर भी उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी सुबगाहट शुरू हो जाएगी कि आखिर 2027 तक यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो यही बात 2027 को लेकर के अगर हम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को लेकर के करते हैं तो इंडिया गठबंधन में वहां ऐसी स्थिति इसलिए नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले ही यूपी में एकदम सरेंडर कर रखा है, ठीक। तो वहां तो उनका कोई प्रत्याशी नहीं था। तो समाजवादी पार्टी की जो जीत मिलेगी उसमें ये कहने का अधिकार कांग्रेस के पास होगा कि हमारा भी इसमें सहयोग था, तब आप जीत पाए। तो कहीं ना कहीं और अगर हमको 2027 जिस तरह आपने लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा और सफलता प्राप्त की यूपी के अंदर, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, खासकर यूपी के अंदर तो लग ही नहीं रहा था कि इतनी ज्यादा सफलता मिलेगी इंडिया गठबंधन को, लेकिन उनका जो पीडीए का नारा था वो सफल हुआ। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है
बिल्कुल। 2027 के लिए समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा मौका होगा और वो समझाने का प्रयास करेंगे कि 2027 नहीं, लेकिन इंडिया अगर गठबंधन राजनीतिक चश्मे से या उस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस अपने आप को कहाँ पाएगी इस चुनाव के बाद, जीती समाजवादी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट या फिर सीटें कम हुई तो? राजेंद्र जी राजेंद्र जी, हाँ, कहाँ पाएंगे? समाजवादी पार्टी की पोजीशन पर आपकी पोजीशन डिपेंडेंट हो गई है, साइकिल पर बैठेंगे या फिर साइकिल पर ताव दिखाएंगे? नहीं, देखिए पारुल जी, ये क्या थे, ये चुनाव तो बीजेपी का भविष्य तय करेगा, ना कि इंडिया गठबंधन का। अखिलेश जी का भी सर, क्या बात कर रहे हैं आप? दोनों के फेसेस का असली चीज तो इनको दिखानी है कि इनके मुख्यमंत्री जाएंगे या रहेंगे। मेन चुनाव तो वो, उन्होंने पूरी ताकत अपनी इसीलिए झोंक दी, और जैसे भी जो है अखिलेश जी ने भी कम ताकत नहीं लगाई है, पहले बार चुनाव में इतनी सारी रैलियां कर रहे हैं वो। पारुल जी, जिसके हाथ में सत्ता है उसने पूरा सत्ता का दुरुपयोग किया, हर तरीके से किया, प्रशासन, शासन, पुलिस, जैसे भी इधर वैसे किया। अपने लेफ्ट पे भी चले जाइए ना, राइट पर ही क्यों रह रहे हैं? ये तो हारे जीते तो वो तो बीजेपी की पॉलिटिक्स तो था, आगे पता चलेगी, योगी आदित्यनाथ के बारे में पता चलेगा, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के साथ फिर आपका क्या होगा? राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा कह चुका है, और समाजवादी पार्टी का भी राष्ट्रीय नेतृत्व साथ है, और दोनों जो है नेतृत्व कह चुके हैं हम लोग आगे भी साथ रहेंगे और एक साथ चुनाव लड़ेंगे 2027 में, और उत्तर प्रदेश में जीतने का और सरकार बनाने का काम करेंगे। बालकृष्ण पांडे जी, अभी आलोक जी ने भी कहा कि दोनों ही दलों के नेताओं के बारे में आगे पॉलिटिक्स में क्या उनकी पोजीशन है, क्या आदेश जो आता है उनका समर्थन जनता का कितना है, सब कुछ वहां से तय होगा। और एक जो सुगबुगाहट है, या तो उसको हवा मिलेगी या वो थम जाएगी। पांडे जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और चुनाव के लिए हमारा कैडर ही हमारा आधार बनता है लड़ने के लिए, और निश्चित रूप से हमारे कैडर ने बहुत मजबूती के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ इस उपचुनाव में अपना पार्टिसिपेशन किया है, अपना योगदान किया हुआ है। एक विषय। दूसरा विषय, अभी समाजवादी पार्टी उर्फ बुर्कावादी पार्टी, शरीयतवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी पीडीए की तमाम बातें इन्होंने की हैं। करहाल में जिस प्रकार से एक दलित बेटी की हत्या करके फेंक दिया गया, उनके माँ बाप ने जिस प्रकार से बयान दिया है, तो इनका डी तो चला गया, अब सिर्फ यम और वाई का कॉन्सेप्ट इनके पास बचा हुआ है, और यम वाई पे इनको करना चाहिए प्रयास। लेकिन जिस प्रकार से ये दलित विरोधी इनकी मानसिकता है, इसमें जिस प्रकार से इनकी हिंदू विरोधी मानसिकता है, तो इन सबका चाल चरित्र चेहरा बहुत अच्छी तरीके से उजागर है। इनका जो आपराधिक कृत्य है, इनका जो चुनाव में अपराध के साथ खड़ा होना है, वो सब उजागर हुआ है। जब जब इनके अपराध पर रोकथाम लगती है तो इनका चिल्लाना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपराध का रुकना इनकी पराजय होती है। और प्रजातंत्र में मुझे लगता है कि विश्वास इनको नहीं है, क्योंकि जब भी अपराध पे प्रहार भारतीय जनता पार्टी करती है तो इनको दर्द होता है, और दर्द होने से कहीं ना कहीं मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र का भविष्य लंबा होता है, प्रजातंत्र सुरक्षित होता है। और ये अभी इनके ठगबंधन के अभी सहयोगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अधर में है, जिनको अपना भविष्य 2014 से अधर में क्या एकदम पूरे के पूरे लटक गए हैं और लटक के नीचे आ गए हैं। अपना भविष्य इनको समझ में नहीं आता, और एकदम नीचे गिरे हुए लोग जिनका भविष्य पूरा खत्म है, वो दूसरे के भविष्य को अधर में लटकाने की बात करते हैं। सपने देखते हैं। मुझे लगता है इनका अनर्गल बंद करना चाहिए। अपने भूल वाले थे, भूल गए ना रविंद्र जी, 2 सीटें थी, 2 सीटें ठीक है, राजेंद्र जी रुक जाइए। रविंद्र जी, लटके नहीं हो, नीचे गिर चुके हो, और समाजवादी पार्टी ने बोलना शुरू कीजिए। अब जिस तरीके से जो वाद विवाद है वो तो अपनी जगह है नहीं आती है। एक दलित की हत्या जिसका कांग्रेस दावा करती है, जिसको प्लीज समय मेरे पास कम है, मैं रविंद्र जी से एक प्रश्न लेना चाहती हूँ। की हत्या की है, आपको उसमें कुछ बोलना नहीं है। वो कह रहे हैं सिर्फ वायम बचा है आपके पास, वापस आप वायम वाली पॉलिटिक्स पे आ गए, क्योंकि आजम भी आपको याद आए, बाकी सारी चीजें भी आपको याद आई। अब क्या वापस रणनीति बदलेंगे, पीडीए के बाद वापस वाईएम पर आएंगे? ऐसा आगे के चुनाव के लिए पॉलिटिक्स में आपकी रणनीतियां बदलेंगे क्या रविंद्र जी? जो हमारी पीडीए की रणनीति है, कोई नई रणनीति तो है नहीं। मैं कई बार कह चुका हूं कि गुरु गोरक्षनाथ जी से लेके संत कबीरदास जी हो, माता सावित्रीबाई फुले हो, अंबेडकर जी हो, माननीय कांसीराम जी हो, मुलायम सिंह जी हो, तो हम तो पीडीए की रणनीति पे ही चल रहे हैं, पीडीए की रणनीति में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बचे हुए हैं हमारे पीडीए समर्थक, उनको भी हम लेके आ जाएंगे। इनकी भाषाओं के द्वारा, वो अभी भाषा का प्रयोग किया ना बालकृष्ण जी ने,
तो ये उसी भाषा से पीड़ित हैं इनके कार्यकर्ता, तो हमारे साथ चले आएंगे। और कांग्रेस, जो स्पष्ट आप कांग्रेस से पूछ रहे थे, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम क्षेत्रीय पार्टी हैं और इंडिया गठबंधन मौजूद एकदम मौजूद है और अपना सहयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी को जैसे डेंट देता आ रहा है वैसे डेंट देता रहेगा। हमारे वहां तानाशाही नहीं है। ये चुनाव, उपचुनाव किम जोंग यूं का शासन उत्तर प्रदेश में खत्म कर देगा। जी धन्यवाद। 10 सेकंड्स बालकृष्ण जी, 10 सेकंड्स एक लाइन में। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, जिस प्रकार से दलित हत्या आप कराते रहे, दलितों के साथ अत्याचार कराते रहे, आज सरकार न रहने के बावजूद भी जो आपका एक कुत्सित प्रयास है जो करहल में आपने किया है, कब दलितों के साथ आप अत्याचार बंद करेंगे? कब दलितों को आप मारना बंद करेंगे? बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब नजर है नतीजों पर और उन नतीजों का इंतजार बेताबी से, बेसब्री से किया जा रहा है, क्योंकि पूरी ताकत झोंकी है। लगा ही नहीं कि उपचुनाव था, वो भी 9 सीटों का, क्योंकि जिस तरीके से नजर बनी हुई थी, जब भी आप खबरें देखिए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की खबर सबसे टॉप पर होती थी। और आरोप प्रत्यारोपों के साथ बदलाव हमने लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर इसलिए नोटिस किए क्योंकि आजम भी याद आए तो बुर्का मुस्लिम वोटर्स भी याद आए। तनाव, पथराव, हंगामा, तमाम परिस्थितियों के बीच में आखिरकार ये चुनाव पूरा हुआ। कल है नतीजों का दिन, नतीजे आएंगे, इनका भविष्य भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश कहां पाए जाते हैं और योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व का नारा कितना प्रहार कर पाया, इस पर भी होगी नजर। कल सुबह से ही देखिएगा नतीजे आदि टीवी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।